पिछले क्लास में लोग डिस्कस कर रहे थे हायर परचेज सिस्टम के मीनिंग के बारे में और हायर परचेज एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे। तो हायर परचेज एग्रीमेंट के आगे जो हम लोगों को टॉपिक देखना है वो देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि हायर परचेज सिस्टम में हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन हायर परचेज सिस्टम, क्योंकि डेफिनेशन हम लोग देख लिए। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आज आपको बता देते हैं कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही आपको समझा देते, फिर आपको बताएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन हायर परचेज सिस्टम। किराया क्रय पद्धति में लेखांकन व्यवहार, किराया क्रय पद्धति में लेखांकन व्यवहार। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है हायर परचेज सिस्टम के अंदर, यानी कैसे हम अकाउंटिंग दिखाएंगे हायर परचेज सिस्टम के अंदर, याद रखना है। तो हायर परचेज सिस्टम में आपको बताए थे कितने पार्टी होते हैं। हायर परचेज सिस्टम में कितने पार्टी होते हैं? 2 पार्टी होते हैं। कितने पार्टी होते हैं? 2। और दोनों पार्टी की बुक में कैसे हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे ये हम लोगों को देखना है। तो हम लोग सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो 2 पार्टी है हायर परचेज सिस्टम के अंदर। पहला हम लोग चलेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, किराया हायर जरूर वर्ड ही लिखिएगा, है ना, परचेजर नहीं लिखना है, पूरा हायर लगाना है। किराया क्रेता की पुस्तकों में हायर परचेजर के बुक में क्या करेंगे। और दूसरा होगा इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, किराया विक्रेता की पुस्तकों में। दो पार्टी है, सबसे पहला हायर वेंडर और दूसरा कौन सा है? हायर परचेज। तो हायर परचेजर अपने बुक में क्या क्या करेगा? तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करेगा। क्या करेगा? जर्नल एंट्रीज करेगा और लेजर बनाएगा। किसका किसका लेजर बनाएगा? तो पहला सबसे पहले बनाएगा हायर वेंडर अकाउंट, दूसरा बनाएगा एसेट्स अकाउंट, तीसरा लेजर बनाएगा इंटरेस्ट अकाउंट, चौथा लेजर बनाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हायर परचेजर के बुक में जर्नल बनाना है। अब जर्नल क्या बनाना है वो हम अभी बताने वाले हैं। और लेजर बनाना है, लेजर में 4 लेजर हम लोग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। इसके यहाँ क्या होता है? तो इसके यहाँ भी जर्नल एंट्री होता है। ये जर्नल हम आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है, ठीक है। और इसके यहाँ भी लेजर बनता है। कौन कौन सा लेजर बनता है? तो सबसे पहला बनता है हायर परचेजर अकाउंट, दूसरा बनता है इंटरेस्ट अकाउंट, तीसरा बनता है हायर सेल्स अकाउंट, 3 लेजर बनता है, ठीक है। अब ध्यान ये दीजिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है नेसेसरी लेजर बनाइए, तो भाई नेसेसरी कौन कौन है जो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए इसमें नेसेसरी लेजर की बात करें तो हायर वेंडर और एसेट्स ये नेसेसरी लेजर है। ये दोनों नहीं भी बनाएंगे तो काम चलेगा। और इसमें नेसेसरी लेजर कौन है? हायर परचेजर नेसेसरी लेजर में से आता है, अनिवार्य लेजर में से आता है।
अब हम लोग चलते हैं जर्नल, आखिर इसमें क्या क्या बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री को हम लोग देख लेते हैं। नेसेसरी लेजर समझ गए कि नेसेसरी लेजर्स क्या होता है। अब इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, फिर जर्नल में चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का इतना ज़्यादा फोकस क्यों हुआ रहा है? क्योंकि हायर परचेस सिस्टम में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, कैश प्राइस से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। नहीं, अगर 1 लाख रुपया किसी का रोकड़ मूल्य है तो आपको 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, और जो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंटरेस्ट के नाम से। तो इंटरेस्ट आखिर निकलेगा कैसे? तो अब आप इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में ध्यान ये दीजिएगा कि इंटरेस्ट आपका ईयरली है कि हाफ ईयरली है। अगर ईयरली इंटरेस्ट रहेगा तब क्या करेंगे? वार्षिक, समझते हैं ना। ब्याज अगर आपका वार्षिक है तो इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? तो होगा अमाउंट ड्यू, जितना पैसा बाकी है उसी पर ना लगेगा। अमाउंट ड्यू इंटू रेट बाई 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बाई 100। ईयरली बहुत आसान है, हाफ ईयरली रहेगा तब क्या करेंगे? अर्धवार्षिक रहेगा तब क्या कर देंगे? अर्धवार्षिक रहेगा तो लिखेंगे अमाउंट ड्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100। ये ध्यान दीजिएगा, जो अमाउंट ड्यू होता है ना बाबू लोग, ये कैश प्राइस होता है। इंटरेस्ट किस पर चार्ज होता है? कैश प्राइस पे चार्ज होता है। इंटरेस्ट चार्ज होता है कैश प्राइस पे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा जब इंस्टॉलमेंट पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट जो दिया रहेगा ना, जिसको हायर परचेज प्राइस बोलते हैं, उस पर चार्ज करना हो। कैश प्राइस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तब ये होगा। और अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं हायर परचेज प्राइस पर, तब क्या कीजिएगा? हायर परचेज प्राइस के ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज करना हो तब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आपको चकमा दे देगा, क्योंकि लोगों को आदत होता है कि नहीं इंटरेस्ट तो निकलेगा कैश प्राइस पर। कभी कभी हायर परचेज प्राइस पर इंटरेस्ट निकालने बोल देता है। किस पर इंटरेस्ट निकालने बोल देता है? हायर परचेज प्राइस पर इंटरेस्ट निकालने बोल देता है। तो वहां पे इस बात का डर रहता है कि शायद आपसे ना बने। तो हायर परचेज प्राइस पर जब इंटरेस्ट निकालने बोलेगा तो हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। हायर परचेज प्राइस पर जब इंटरेस्ट निकालने बोलेगा तो हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। अब इसमें हाफ ईयरली जगह क्वार्टरली रहेगा, 3 महीने का, तो क्या करना है? अच्छा रुक जाओ जाओ, हाफ ईयरली में यहाँ इंटू 6/12 भी होगा, 6/12। और 3 महीने का निकालना होगा तो क्या करेंगे? 3/12। 8 महीने का निकालना होगा 8/12, जितना महीने का निकालना होगा उतना बटा 12 कर देंगे, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं, पहला कैलकुलेशन तो कर लिए इंटरेस्ट का। अब ब्याज निकालना बचपन से आप जानते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मेन हमारा जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो क्या करता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों का हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी और बाई क्या होगा? 100। यही फॉर्मूला हम लोग काम करेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन अगर फुलफिल बैठेगा तो फॉर्मूला बदल सकता है। कंडीशन अगर फुलफिल बैठेगा तो फॉर्मूला बदल सकता है। अभी इसमें हम लोगों को एक नया चीज़ सीखना है, वो है डेप्रिसिएशन। बार बार आपको तंग करेगा डेप्रिसिएशन। उसके बाद हम लोगों को जर्नल लिखना है इसमें, दोनों पार्टी के बुक में। तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर चलते हैं जर्नल में। दोनों पार्टी की बुक में जर्नल लिखेंगे, इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा। लेजर हम जर्नल से ही बनाते हैं। आप लोगों को पहले पता है, 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं। तो जर्नल के थ्रू ही चारों लेजर बनाएंगे। तो लेजर आपको बताने की जरूरत नहीं, लेजर का फॉर्मेट भी आपको पता है। और नहीं पता है तो जब इसका खींचेंगे तो पता चल ही जाएगा कि 8 कॉलम होते हैं। तो जर्नल से लेजर बनेगा, इसलिए लेजर आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, लेकिन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लेजर बनाने भी पूछ सकता है बिना जर्नल का। डायरेक्ट लेजर बनाने, तो डायरेक्ट लेजर कैसे बनाते हैं ये भी आपको सीखना है। और डायरेक्ट लेजर का प्रैक्टिस हो जाएगा अगर आप जर्नल में कमांड करके रखे हुए, जर्नल आपके ध्यान में है, तो आप डायरेक्ट लेजर भी आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट लेजर आप आसानी से उसमें बना सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए जल्दी से इसको।
हटा दिया जाए इसको, ऐसे भी क्लास नोट्स में चला जाएगा पीडीएफ। अब हम आपको डेप्रीशिएशन का कॉन्सेप्ट बता देते, फिर जनरल बता देते। तो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीशिएशन, यानी हम लोग डेप्रीशिएशन के बारे में बताएंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन बोलिए, क्योंकि आपको जनरल में और लेजर में दोनों में आपको कल डेप्रीशिएशन का जरूरत पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन, ह्रास की गणना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेप्रीशिएशन में हम लोगों के पास दो ही मेथड ज़्यादातर पढ़ना है। कितने मेथड्स पढ़ने हैं? वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं डेप्रीशिएशन निकालने के, लेकिन हम लोगों को इसमें से कितने मेथड्स पढ़ने हैं? तो दो। पहला मेथड को हम लोग बोलते हैं DBM, पहले SLM कर लेते हैं, SLM। और दूसरा होता है, थोड़ा दूर ले जाइए इसको, DBM। SLM का फुल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। सीधी रेखा दर पद्धति। और DBM को हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसको बोलते हैं क्रमागत अब दोनों में क्या अंतर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब क्वेश्चन में कुछ भी बोलेगा, अगर मेंशन कर दे कि भाई हमको SLM से लगाना है, तो SLM से चार्ज कीजिएगा। SLM का और क्या क्या नाम है वो लिख लीजिए। इसी का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल, क्वेश्चन में लिख देगा ओरिजिनल कॉस्ट से बनाइए, तो यही मेथड है। इसी का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड के अलावा एक और है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी को बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, इसका क्या क्या नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस का? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसी को हम लोग रिटेन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, रिटेन यही नाम यही लोग का है, इसलिए कभी अगर चकमा देने के लिए नाम दूसरा दे दे तो डरिएगा नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हम एक एग्जाम्पल से कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन किस पर लगता है? डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता है? इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होता है कॉस्ट प्राइस पर, यानी इसमें ह्रास लागत पर लगता है। और इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किस पर होता है? बताइए। इसमें डेप्रिसिएशन होता है रिड्यूसिंग बैलेंस, यानी 1 लाख का मशीन है, 1 साल यूज किए, 10,000 घट गया तो घट के बचा 90,000, तो 90,000 पर लगेगा, यानी रिड्यूस्ड वैल्यू पर लगता है। घटे हुए मूल्य पर अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसा रहता है? इसका पिक्चर कैसा बनेगा बताइए? डेप्रिसिएशन का अमाउंट इसमें कैसा रहेगा? ग्राफ से हम बना रहे हैं एक एक्सिस वाई एक्सिस, इसका डेप्रिसिएशन स्ट्रेट रहेगा, सीधा।
इसलिए इसका नाम क्या है, पढ़िए, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्यों? क्योंकि पहला साल 10,000, दूसरा साल 10,000, तीसरा साल, हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगता है। जबकि इसका डेप्रिसिएशन क्या होता है, हर साल घटते जाता है, तो इसका डेप्रिसिएशन ऐसे लगेगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? अच्छा, इसका डेप्रिसिएशन क्या होगा, एक पीरियड के बाद वैल्यू इसका जीरो हो जाएगा। कैसे? 1 लाख का मशीन है, हर साल 10,000 घटता है, तो 10 साल में तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10 10 10 करके 10 साल में तो 1 लाख हो जाता है ना। तो इसका वैल्यू जीरो हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, कभी भी नहीं। इसका वैल्यू जो रुपया, अगर 1 रुपया आएगा तो 1 रुपये का 10%, फिर 90 पैसा तो 90 पैसा का 10%। तो इसका वैल्यू जीरो नहीं होता, याद रखिएगा। इसका वैल्यू कभी भी जीरो हो जाता है, क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उस एसेट का कंटिन्यूस सेम अमाउंट घट रहा है हर बार, तो वो वैल्यू एक समय के बाद क्या होता है, डिक्रीज होकर जीरो पहुंच जाता है। कहीं कोई दिक्कत है? तो ये है दोनों में। अब कैलकुलेशन करने का तरीका है, हम लोग एक एग्जांपल के जरिए कैलकुलेट करके देखेंगे दोनों का, कि इस मेथड में क्या होगा और उस मेथड में क्या होगा। ये ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है। परंपरागत विधि है, और ये मॉडर्न मेथड है। ये अनसाइंटिफिक मेथड है, इसको कोई सही नहीं मानता। अनसाइंटिफिक मेथड, अवैज्ञानिक विधि है। और ये साइंटिफिक मेथड है, इसको सब लोग सही मानता है। इसलिए इनकम टैक्स में भी यही सब मेथड काम करता है। कोर्ट में मामला चला जाए, टैक्स डिपार्टमेंट का मामला हो, सरकारी विभाग का मामला हो, तो इसी मेथड से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। इसलिए इस मेथड को सही माना जाता है। ये मेथड साइंटिफिक मेथड कहलाता है। एक स्टूडेंट का ये है, फिक्स वाले मेथड को रियल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। जी हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट और रियल कॉस्ट एक ही बात ना हुआ, अलग अलग नहीं हुआ। आप लोगों को हायर परचेज में ना एवरेज मेथड नहीं पढ़ना है, बहुत सारे मेथड्स हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, इंश्योरेंस फंड मेथड है, ठीक है, वो सब हम लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो पढ़ना है हायर परचेज सिस्टम वाले चैप्टर में हम लोगों को वही बताना है। हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, हायर परचेज सिस्टम में डेप्रिसिएशन का जो यूज होगा वो बता रहे हैं कि हायर परचेज सिस्टम में डेप्रिसिएशन का क्या यूज होने वाला है। लिख लीजिए इसको जल्दी से। हो गया, इसको हटाया जाए। और अभी आपको हम बताते हैं दोनों में डेप्रिसिएशन निकाल के, एक एक अनुमानित वैल्यू लेके, 1 लाख रुपया लेके ही निकाल के दिखाते हैं दोनों में कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए दो पार्ट में इसको हम लोग बांट लेते हैं। और मानिए इसका कॉस्ट, मान लेते हैं कॉस्ट कितना है किसी प्रॉपर्टी का, 1 लाख, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है
10%, तब इसमें क्या होगा? और इसमें मानते हैं कि वो कॉस्ट है किसी प्रॉपर्टी का 1 लाख और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। देखते हैं दोनों में क्या अंतर आता है 3 साल बाद। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख। इसमें क्या होगा, इसमें एसएलए में क्या होता है, एक बार जो डेप्रिसिएशन 1 साल बीतेगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कितना % लगेगा? 10%। किसका? 1 लाख का 10% कितना आता है? 10,000 का। तो 10,000 घट गया, अगले साल बचा कितना? 90,000। और चूंकि एसएलएम है इसलिए मान लीजिए 2013 में है, तो एक साल के बाद 2014 में वैल्यू ये होगा और फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो एसएलएम में क्या बताए थे कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट रहेगा। इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते थे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल कितना घटेगा? तो फिर घटेगा 10,000, तो बचेगा कितना? 80,000 2015 में। और फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी हर साल इसका डेप्रिसिएशन 10,000 लगेगा। ठीक है, हर साल कितना लगेगा? 10,000। तो बचेगा कितना? 70,000 2016। मानते हैं कि 2013 से 2016 में ये प्रॉपर्टी 10,000 हर साल घर के कितने का हो गया? 70,000 का। उसमें लगा के देखते हैं कि आखिर डीबीएम में कितने का आएगा, डीबीएम में ये प्रॉपर्टी कितने का होगा। तो चलिए डीबीएम में देखते हैं, लगा के सॉल्व कीजिए। सबसे पहले लिखिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो एसेट का कॉस्ट कितना है? 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, ये 2013 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना % है? 10%। तो ध्यान दीजिएगा 1 लाख का ना 10%, 1 लाख का 10% निकाल लीजिए। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। बाकी कितना बचा? ये 2014 में बचा, फिर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। कितना? तो 90,000 का ना, तो 90,000 का 10% निकाल दीजिए। 90,000 का 10% कितना होता है? 9,000 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 81,000 2015 में, और फिर 10% घटा दीजिए। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, तो 81,000 का ना 10%, 8,100 घटेगा तो 9 और 1 10, 8 1 9 9 9 2 11, 72,900। बताइए 2016 में इसका वैल्यू 72,900 हो गया और इसका वैल्यू 70,000 हो गया। इसका मतलब है दोनों मेथड में अलग अलग हो रहा है। यही आपको पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कौन सा मेथड अच्छा है, वैसे हम लिखवा चुके हैं पहले ही। तो इसमें से कौन सा मेथड को अच्छा माना जाएगा? तो डीबीएम को अच्छा माना जाता है। ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। अभी हम आपको बता चुके हैं कि ये मेरा साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मतलब साइंस भी या कोर्ट भी इसको सही मानता है। हर जगह पे इस मेथड को क्या माना जाता है? सही माना जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा माना गया वो समझिए। आप देखिए यहाँ पे पहला साल में 1 लाख का प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, तो 1 लाख का 10% 10,000 कटा, जेन्युइन बात है। और कितना बचा? तो अगले साल आप कितने का प्रॉपर्टी यूज करें और डेप्रिसिएशन आपका 1 लाख पर लग रहा है। सही है क्या? यहाँ सही है। आप एक साल में 1 लाख का यूज किए, 10% घटा 10,000, फिर बचा 90,000। अगले बार आप 90,000 का यूज करें तो 90,000 का 10% निकालेंगे 9,000, तो बचेगा 81,000। फिर 81,000 का 10% निकालेंगे 8100, तो बचेगा 72,900। ये साइंटिफिक मेथड है, सही मेथड है ना, एक्चुअल मेथड है। इसलिए अगर कुछ भी क्वेश्चन में ना बोले तो कौन सा मेथड हम लोग लगाएंगे? डीबीएम चार्ज करेंगे। कुछ भी ना बोलेगा तो कौन सा मेथड? डीबीएम। और ऐसा में कुछ ना कुछ तो लिखा रहना चाहिए ना, तब हम लोग एसएलएम लगाएंगे। कोई भी मेथड अगर मेंशन नहीं है आपके बुक में तो हम लोग कौन सा मेथड चार्ज करने वाले हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डीबीएम हम लोग चार्ज करने वाले हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जरिए हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसके बाद इसका जर्नल बताना है। तो जर्नल आज के क्लास में हम लोग नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत लंबा जाएगा, एक क्लास से ज़्यादा लग जाएगा जर्नल बनाने में। तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी आप पूरा संभल नहीं पाओगे और कम समय में आप बना नहीं पाओगे। इसलिए जर्नल को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।